Hi, thank you all for joining us. I'm Sulayman Khan, a fourth-year medical student at St. George's University, and today I'm humbly joined by Dr. Siddiqi, clinical psychiatrist at Queen's Hospital Center. So today we'll be having a presentation on depression. So tell me, Dr. Siddiqi, why did we choose today to talk about depression on World Kidney Day? Sulayman, Assalamu alaikum. Thank you very much for having me here. And the reason we picked this topic today, depression, on this World Kidney Day, is because depression is very serious mental health challenge, and that's very common in chronic kidney diseases. तो इतना ज़्यादा ये depression जो है common है, हमारी जो patients हैं डायलिसिस पे हैं या chronic kidney उनका dysfunction है, disorder है. So I really want to go over it so that we understand this challenge and we can address it. Absolutely. Sounds very important. Okay, let's get started. So today's topics, we're going to be discussing what is depression, how does depression affect the body, what causes depression, and what are the treatments of depression. Okay, so let's get started. Dr. Siddiqi, can you tell me what is depression? So Sulayman, depression जो है एक ऐसी mental health condition है जिसमें जो है आपकी तबीयत जो है बहुत बोझल होती है, गिरां तबीयत होती है, and you feel extremely sad and gloomy. और ये एक persistent feeling है, यानी कि आप इस feeling से बाहर नहीं आ सकते specifically for 2-week period. और उसमें क्या होता है कि आप you lose interest in things that you used to enjoy, यानी कि जो चीज़ आपको खुशी दे रही होती है, जो hobbies हैं, interest हैं, आपको बिल्कुल उसमें interest नहीं रहता, दिलचस्पी नहीं रहती. और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे आपके और इमोशनल सिम्टम्स होते हैं. वो सिम्टम्स क्या हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सिम्टम इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं कि पर्सन का जो ओवरऑल वेल बीइंग है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो जो है वो लूज कर लेता है. तो ये है डिप्रेशन. So you're telling me that the overall functioning is affected. Can you tell me more about these associated symptoms that we're going to see? Yes. So associated symptoms, एक तो सबसे पहले ही हो गया, हमने कहा कि severe depression हो गई, और उसके साथ साथ persistent एक word use up करते हैं anhedonia, losing interest in thing. ये तो 2 key symptoms है. और उसके साथ साथ symptoms क्या होते हैं कि आपके साथ जो sleep है आपकी वो disturb हो जाती है. अब वो disturbance कैसी होती है कि या तो insomnia हो जाता है, बिल्कुल ही नींद नहीं आती, या आपको hypersomnia होता है कि बहुत ज्यादा नींद आती है. ठीक है. और उसके साथ साथ इसके साथ एपेटाइट आपकी डिस्टर्ब हो जाती है. भूख या तो बहुत ज्यादा लगती है या बिल्कुल नहीं लगती है आपको. तो वेट लॉस भी हो सकता है और वेट पुट ऑन भी कर सकते हैं आप. इसके साथ साथ आपकी जो तवज्जो करने की सलाहियत होती है, कंसंट्रेशन जो है वो जो है बहुत डिस्टर्ब होती है. आप किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते. और इसके साथ जो है इंडिसाइसिवनेस हो जाती है, यानी कि क्या मतलब है कि आप फैसला करने की कुव्वत जो है आप में नहीं रहती है. अब क्योंकि आप मूड आपका बहुत लो है, नेगेटिव है, तो उस पर क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस आप लूज करने लगते हैं, आप में खुद एतमादी नहीं रहती बिल्कुल भी. और उसके साथ साथ एक बहुत सीरियस जो संगीन चीज है वो है कि सुसाइडल थॉट्स आपकी डेवलप हो जाते हैं, यानी feel like living anymore, और बिल्कुल अपने आप को आप बेयारो मददगार फील करते हैं कि मुझे कुछ हेल्प नहीं करेगा. हेल्पलेस फीलिंग होती है, नाउमीदी की फीलिंग होती है, और वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप बस सोचते हैं कि अब जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं, जो कि सुसाइडल थॉट्स कहलाता है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसमें होता है कि डिप्रेशन हम समझ रहे हैं कि बहुत लो मूड है, लेकिन इसमें एजिटेशन भी हो सकती है, इसमें इरिटेबिलिटी भी हो सकती है साथ साथ. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना. उसके साथ साथ जब क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सक रहा पर्सन जो है, तो उसमें गिल्ट हो जाता है, सेल्फ ब्लेम हो जाता है कि शायद मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है कि मैं बिल्कुल मेरी फंक्शनिंग खत्म हो गई है. Thank you for touching on the emotional effects of depression. Can you talk to me more about the physical effects of the depression? तो फिजिकल इफेक्ट्स जो है ना, जो जिस्म पे आपके असरात होते हैं, उसका क्या होता है कि फटीग, यानी कि बहुत ज्यादा थकान है आपको, फीलिंग ऑफ एग्जॉस्शन है, आपको लगता है कि आप में कुव्वत नहीं रही, हिम्मत नहीं रही, एनर्जी नहीं रही, तवानाई नहीं रही. और चाहे, और असल में तो यही जैसे मैंने कहा है कि नींद बहुत ज्यादा भी आ सकती है, आप रेस्ट बहुत कर रहे हैं लेकिन आप में ताकत नहीं है कुछ भी कर सकें.
स्लीप डिस्टर्बेंस के साथ ये होता है कि ये हमने अभी डिस्कस किया कि नॉर्मल स्लीप पैटर्न जो है नहीं रहते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्लीप के इश्यूज होते हैं, या तो वो सो नहीं सकते, सोएंगे तो बहुत दफा उठेंगे रात में, और या ये है कि सुबह में उठा नहीं जाएगा उनसे। और तीसरा जो फिजिकल इफेक्ट होता है वो ये होता है कि एपेटाइट चेंजेस, जो कि अभी हमने डिस्कस करी। Dr. Siddiqui, here I have a PET scan of the brain, one showing somebody in depression and a PET scan of the brain of someone not in depression. Can you tell me how the brain's functioning is affected by depression? तो आप देखें, ये तो एक्चुअली आप पिक्चर जब देखेंगे जो डिप्रेस्ड पर्सन का ब्रेन है, उसमें जो ये डिक्रीज है वाइट और येलो एरियाज जो है ना, और दूसरी में वेल लाइटेड है। तो आप देख लें कि उसमें सर्कुलेशन और हर चीज जो है ना, एक्टिविटी जो होती है न्यूरोनल एक्टिविटी उस एरिया में कम है। हम इससे समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकली इट इज अफेक्टिंग योर ब्रेन, योर दिमाग इज अफेक्टेड बाय दैट। So these areas of blue are showing all the decreased activity, right, doctor? Yes, Sulayman. Great. What is causing depression? डिप्रेशन जो है ना, मल्टीपल फैक्टर्स से होती है। देखिए, इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो जेनेटिक्स, कहते हैं ना मौरूसी बीमारी, कि अगर आपको डिप्रेशन है तो उसका मतलब है अगर किसी को अभी नहीं थी और क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया लेकिन फैमिली में है, तो दे आर मोर वल्नरेबल। तो बल्कि उनको ज्यादा हमने लुक आउट करना है कि उनमें कॉमन मोर चांसेस कि वो हो सकती है। फिर ब्रेन देखिए, ब्रेन में हमें पता है कि डिप्रेशन में क्या होता है, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, दीज आर द केमिकल्स जो हमें अपनी एक अच्छा मूड देते हैं, राइट। अगर वो कम हो जाएंगे तो डिप्रेशन हो जाएगी। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमें पता है कि क्या है, कि थायराइड प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायराइडिज्म बहुत बड़ा कॉमन कॉज है, एडिसन्स डिजीज है, वो आपको मेडिकल कंडीशन को भी ख्याल रखना है इसमें। और आपको पता है वैसे क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन में सुलेमान डायबिटीज है, ये सारी चीजें जो है ना, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, और क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स हैं, उसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन हो जाती है। सब्सटेंस अब्यूज है, या अल्कोहल है, या और चीजें जो है वो बहुत डिप्रेशन देती हैं। बहुत पेशेंट में देखती हूँ इसमें मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स, कुछ पार्किंसोनियन मेडिकेशंस हैं जो कि, और दूसरी मेडिकेशन है दैट कैन डिप्लीट दोस केमिकल्स एंड कैन गिव यू डिप्रेशन। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि देखिए, हम पेशेंट को जुदा नहीं कर सकते कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मे बी ही वेंट थ्रू सम ट्रॉमा और वो नहीं उसने एक्सप्रेस किया, और अब टाइम ऐसा आ गया कि खुद ही वल्नरेबल है, तो कोई लॉस ऑफ लव वन हो गया है, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो गए, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, तो वो जो है कंट्रीब्यूट करते हैं डिप्रेशन। So what are the comorbidities that are surrounding depression? तो सुलेमान, पहले तो हम समझे कि कोमॉर्बिड क्या मतलब है इसका, कि कोमॉर्बिड का मतलब ये है कि आपके पास एक इलनेस, उसके साथ एक और इलनेस जोड़ा, राइट। तो अब डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में बहुत कॉमन है कि मैं देखती हूँ कि पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि एंजाइटी के अटैक्स होते हैं, जनरलाइज एंजाइटी होती है। वो क्या है, जनरलाइज वरिंग अबाउट एवरीथिंग, लाइक यू वरी अबाउट एवरीथिंग, कि सुबह कुछ हो रहा है, घर में कुछ हो रहा है, छोटी छोटी चीजें आपको बॉदर करेंगी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है कि भाई आप एक चीज से रुमिनेटिंग थॉट्स है और फिर आप उस पर कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं उसमें। सब्सटेंस अब्यूज है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एज आई सेड कि स्ट्रेस जो है ना, ट्रॉमेटिक कोई इवेंट हुआ है, तो वो पीटीएसडी भी कॉमन है विद डिप्रेशन। तो हमें इस चीज को भी थोड़ा सा स्क्रीन आउट कर लेना चाहिए जब हम अपने ये वाले पेशेंट्स देख रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के। So what are the types of treatment that are available for someone who is suffering from depression? So one thing before I actually go over the treatment, I don't want to forget, देखिए स्ट्रेस और डिप्रेशन में फर्क है। हमारे यहाँ कॉमन है, हमारे कल्चर में हर जगह बन के, कि वो पेशेंट को स्ट्रेस हो गया है। तो स्ट्रेस जो है वो नहीं है कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है, वो उससे बाहर आ जाएगा, वो एक दो दिन के लिए होगा, लाइक सिचुएशनल है, ठीक है। डिप्रेशन जो है वो 2 हफ्ते तक ये तमाम सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए वो होते रहे, तो वो बड़े नोटिसेबल होंगे, तो फिर वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहलाएगा। नंबर 1 तो ये बात है। फिर ट्रीटमेंट, अच्छा ठीक है, दिस इज अ मेंटल हेल्थ चैलेंज, और
बहुत आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर देता है, फंक्शनिंग रिड्यूस कर देता है, लेकिन गुड न्यूज इज कि देयर इज अ ट्रीटमेंट अवेलेबल। ट्रीटमेंट है, हम सबसे पहले तो ना बिफोर वी गो इनटू द मेडिकेशन, सबसे पहले तो बहुत अच्छा सा आपने इसकी हिस्ट्री ली, डायग्नोसिस बनाया, ठीक है, उसमें कोई चीज मिस नहीं करी आपने। डायग्नोसिस के बाद आपने जो है उसको सपोर्ट और रीअश्योरेंस, सबसे पहले तो उसको एजुकेशन देनी है कि व्हाट इज डिप्रेशन, ठीक है। जो कुछ अभी हम बात कर रहे हैं ये पेशेंट को भी बताना है कि ये आपका मेंटल हेल्थ चैलेंज इस वक्त हो रहा है, वो एक्नॉलेज करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो फिर हम मूव करेंगे ट्रीटमेंट पे, राइट। तो साइको एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, सपोर्ट के साथ, रीअश्योरेंस के साथ कि इट्स गोना गेट बेटर। तो बहुत सारी मेडिकेशन अवेलेबल है, डिफरेंट मोडालिटीज है, राइट। एक है मेडिकेशन मैनेजमेंट है और एक है साइकोथेरेपी। तो मेडिकेशन मैनेजमेंट जो है उसमें हमारे बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है और बहुत एडवांसमेंट हो गई है उसमें मेडिकेशन में कि आपके SSRI तो सबसे कॉमन मेडिकेशंस हैं जो कि आपका केमिकल दुरुस्त करती हैं ब्रेन के सेल्स में। और वो जो है कौन से केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, और बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूलेटर्स भी आ गए हैं जो कि हेल्प करते हैं, तो वो कॉमन मेडिकेशंस हैं। उसके अलावा नॉन SSRIs भी हैं, पुरानी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं और न्यूअर भी हैं। साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी जो है ना, खाली सिर्फ बात नहीं करनी, ये एक स्पेसिफिक थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जैसे मैंने कहा ना कि उसमें मुस्बत सोच नहीं रहती, नेगेटिव सोच आ जाती है, तो वो इमोशंस भी नेगेटिव हो जाते हैं, सैडनेस हो जाती है और बिहेव भी वो फिर नेगेटिव ही करता है। तो उस थॉट को हमने अनडू करना है, उसको पॉजिटिव करना है, तो इमोशंस भी अच्छे हो जाएंगे, बिहेवियर भी। तो ये तो CBT कहलाए। तो इंटरपर्सनल जो आपकी साइकोथेरेपी होती है वो आपका जो प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप्स में, राइट, वो आप जो है उस पर वर्क करते हैं। और ये भी इंडिविजुअल सेशंस में हो सकती है, ग्रुप साइकोथेरेपी भी हो सकती है। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन। लेकिन अगर इतना फंक्शनिंग डिक्लाइन हो गया, पेशेंट इज बिकमिंग एक्यूटली सुसाइडल, राइट, तो वो तो फिर आपको एडमिशन चाहिए होगा, यानी कि हॉस्पिटल में, इन पेशेंट में। और इसके अलावा ये मेडिकेशंस जो हैं और साइकोथेरेपी और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एक्यूटली सुसाइडल और डिप्रेस पेशेंट में ECT, जो कि हम कहते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी, और हमारे आम जो लफ्ज यूज किया जाता है शॉक ट्रीटमेंट, बहुत इफेक्टिव, इट रियली वर्क्स वेरी गुड। Thank you for that, Dr. Siddiqui. Maybe we can touch more about the specific kinds of antidepressants available to somebody who has depression. तो देखिए, कॉमन जो है प्रोजैक है, ज़ोलॉफ है, पैक्सिल है, ये जो है, एक्सक्यूज मी, ये जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं और बहुत ही सिंपल और क्लीन मेडिकेशंस हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इम्पोर्टेंट बात, हम क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्टिंगली ये तो लिवर से जाते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, तो किडनी तो इफेक्ट ही नहीं करते, तो और डायलिसिस में भी बहुत सेफ है, ठीक है, प्रोटीन बाउंड है, तो आप आराम से ये दवाइयाँ दे सकते हैं। उसके अलावा जो नॉरएपिनेफ्रिन पे फोकस अगर हम करें, वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसमें इफेक्सर है, संबॉल्टा है, प्रेस्टीक है, और एक्चुअली पुराने जो सारे ट्राइसाइक्लिक हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन पे ही होते हैं। उसमें आप एमिट्रिप्टोलीन है और एलेविल जो है, बहुत सारी इस तरह की पुरानी मेडिकेशंस हैं। और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है एक और क्लास ऑफ मेडिकेशन है, ओल्डर है लेकिन इट्स वेरी इफेक्टिव आल्सो। और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि वो और दूसरी कैटेगरी है जिसमें और दूसरे मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें वेल्ब्यूट्रिन है, रेमरॉन है, ट्राजोडोन। Excellent. Very safe to be used in chronic kidney disease patients, yeah. Now, because SSRIs are such a widely used medication, and specifically for kidney disease, they're not metabolized by the kidneys, like you said, so perfect for somebody with chronic kidney disease. Maybe you can go into more detail about SSRIs specifically. हाँ, तो SSRIs को देखिए, हमने ये बता दिया कौन कौन सी होते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, लेकिन SSRI की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद करना है कि आप जब दवा देते हैं तो आप समझते हैं कि विद इन अ वीक है पेशेंट जो है डिप्रेशन से स्नैप आउट हो जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज वर्किंग एट रिसेप्टर लेवल्स हियर, तो इट टेक्स टाइम। एक्चुअलिटी में तो 4 to 8 वीक्स लगते हैं, लेकिन क्लिनिकल रिस्पॉन्स थोड़ा सा, प्लेसिबो भी इफेक्ट होता है, और दूसरी बात है क्लिनिकली देखना शुरू कर देते हैं 2 हफ्ते में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है।
मूड भी अच्छा होने लगता है, नींद भी अच्छी आती है, सब इंटर रिलेटेड है, भूख भी सही लगने लगती है। और जो है अब बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एज ग्रुप जो है यंगर है ना 18 to 24 ईयर्स, तो SSRIs जो है एक्यूट जब हम देते हैं तो इट मे रेज द रिस्क ऑफ सुसाइडल आइडियाज। तो इसमें भी ये है कि जब आप पेशेंट को देख रहे हैं तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं और पेशेंट को बता सकते हैं। अगेन उनकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बता सकते हैं कि अगर आप ऐसा डेवलप कर रहे हैं तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट या मेडिकल प्रोवाइडर को बताएं। अच्छा, साइड इफेक्ट्स सुलेमान इसके थोड़े हैं SSRIs के, लेकिन देखें हर दवा के साइड इफेक्ट हैं, टाइलेनॉल के भी साइड इफेक्ट हैं, लेकिन हमें तो वही करना है कि बेनिफिट आउटवेज द रिस्क, राइट। फायदा ज्यादा हो रहा है रिस्क से और आपकी फंक्शनिंग हमने रिस्टोर करनी है। तो उसमें साइड इफेक्ट्स में अगर किसी पेशेंट को नोजिया हो रहा है, समटाइम डायरिया हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है सेक्सुअल डिसफंक्शन, और वो बहुत बॉदर करता है लोगों को। उसमें डिक्रीज लिबिडो है, यानी कि आपकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, एनॉर्गेस्मिया है। तो ये आप मॉनिटर करें, पेशेंट से बात करें और उसको ही शुड बी एबल टू कन्वे दिस टू यू। तो इतना एंगेज होना चाहिए पेशेंट, ठीक है। और एक SIADH है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, राइट। तो ये हमें जरा बहुत ख्याल करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करने हैं, Right. और वैसे ही किडनी इशू है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। Right. So I just wanted to highlight a very important image that's showing the exactly how the SSRI works chemically. So on the image on the left, we're seeing that there's a receptor that's uptaking the leftover serotonin at the synaptic cleft. The way the SSRI works is it blocks this reuptake of serotonin and it leaves more serotonin at the synaptic cleft to bind more receptor sites and produce the beneficial effects of serotonin in our brain. थैंक यू सुलेमाना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। देखिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है सेरोटोनिन कम हो रहा है, तो मतलब कि डिप्रेशन में कम होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये SSRI इस तरह वर्क करते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल कोरिलेट है कि डिप्रेशन में होता है ये। So now we've discussed the chemical effects of depression and the medications that are used to treat it. Can you tell me about the stigmas that's surrounding depression worldwide? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सुलेमान, कि हम मेंटल इलनेस को ना हर जगह, हर कल्चर में एक्चुअली, देखिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान हो या न्यूयॉर्क हो या दुनिया में कहीं भी हो, मेंटल इलनेस को एक स्टिग्मा समझा जाता है कि एक बहुत ही बुरी चीज है, एक धब्बा है। ऐसी चीज नहीं है, लेकिन वो असल में क्यों होता है कि वो पेशेंट खुद भी समझते हैं कि मेंटल इलनेस जो है बहुत हमें इज अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। और दूसरे लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये ऐसी कोई अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, कोई डिप्रेशन नहीं है, और ये जो है इन्हें पेशेंट्स को जो है ना इस चीज से बाहर निकलना चाहिए। वो कहते हैं चले बस आप ठीक हो गए। ये जुमले मैंने सुने हैं, लेकिन ये गलत बात है कि ये स्टिग्मा अटैच है। इसकी वजह से फिर क्या होता है, ये ऑब्स्टिकल है एक्चुअली इन सीकिंग ट्रीटमेंट। तो जब वो समझते हैं कि भाई ये रियल इलनेस ही नहीं है, लोग आपके इर्द गिर्द और आप गो थ्रू हो रहे हैं डिप्रेशन से, फिर क्या होता है, फिर पीपल दे नेवर सीक ट्रीटमेंट, राइट। दे डोंट नेवर वांट टू से कि भाई मुझे ये डिप्रेशन हो रही है, आई एम फीलिंग लाइक दैट, और मुझे बहुत ही ज्यादा मैं इससे हर्ट हो रहा हूँ, फटीग्ड हो रहा हूँ, हर चीज है। तो वो स्टॉप कर देते हैं, वो सीख ही नहीं करते टेंशन, और फिर वो फर्दर डिक्लाइन हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्हें चले सीख भी कर लिया, दवाइयों का कहा जाए, तो वो दवाइयां नहीं लेना चाहते, क्योंकि कहते हैं ये नफ्सियात की दवाइयां। अव्वल तो कहते हैं कि वो साइकाइट्रिस्ट को भी जाना, वो समझते हैं कि स्टिग्मा है ना किसी को बताना कि साइकाइट्रिस्ट को हम दिखा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये बात यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, हर जगह है ये। तो इस वजह से जो है वो एड्रेस नहीं होती ये प्रॉब्लम जो है डिप्रेशन। अच्छा, फिर एक और बात है कि वो लोग जो डिप्रेशन से गो थ्रू हो रहे थे सुलेमान, वो समझते हैं कि ये जो है ना इट्स समथिंग इंटरनल, कि हमें ये खुद ही प्राइवेटली डील करना है, और फिर वो सीख नहीं करते हैं, और वो खुद ही से स्ट्रगल करते रहते हैं डिप्रेशन से, जो कि वर्स होती जाती रहती है। तो हमें स्टिग्मा को मिटाना है, ठीक है। स्टिग्मा को हमें मिटाना है एज अ प्रोवाइडर भी, और अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और स्पेशली अब जब क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हो रही हैं और आप उसको इतना डील कर रहे हैं सीरियस मेडिकल इश्यूज को, तो हमें इस पे भी स्क्रीन करना है कि पीपल आर नॉट गेटिंग डिप्रेस्ड, राइट। Excellent.
Thank you, Dr. Siddiqui. And as a finishing point, what would you recommend for our providers? हाँ, तो देखें ये मैं जो भी लास्ट पॉइंट कह रही थी कि ये डिप्रेशन और किडनी डिजीज ये तमाम जो है ना हमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स जो है ना उसको टीम के तौर पे मैनेज करना चाहिए. उसमें क्या क्या है टीम में? नेफ्रोलॉजिस्ट या मेडिकल प्रोवाइडर है, अच्छा उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट है, फैमिली मेंबर्स हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने चाहिए. ठीक है, हमें हमेशा कंसल्ट करना चाहिए. जब एज अ साइकाइट्रिस्ट जब कोई पेशेंट को मेडिकल इलनेस होती है तो मैं कंसल्ट करती हूँ. द सेम थिंग अप्लाइज फॉर आवर मेडिकल प्रोवाइडर्स. आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर आवर मेडिकल प्रोवाइडर्स एंड आई ऑलवेज टेल सुलेमान आल्सो हु as my medical student कि always pick on these things wherever you are. तो अब जब हम इतने क्रिटिकल किडनी डिजीज के पेशेंट हम देख रहे हैं और उनको हमने इस चीज से बाहर निकालना है, उनको ट्रीट करना है फुली, ताकि वो नॉट ओनली अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करेंगे तो मेडिकल केयर भी ज़्यादा बेहतर होगी. मेडिकल केयर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा पूरी सोसाइटी पे. उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं they will feel better about their loved ones, right? कि मैं हमारे loved one better हो रहे हैं और वो अपनी केयर भी खुद ज़्यादा अच्छी कर सकेंगे मेंटली और फिजिकली दोनों. तो प्लीज स्क्रीन करना है हमने डिप्रेशन के लिए जो जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं. और इस एक्चुअली हम स्केल यूज कर सकते हैं PHQ-9 और वो बड़ा यूजफुल स्क्रीनिंग टूल है. सुलेमान, एज अ मेडिकल प्रोवाइडर people can use it to screen for depression. Absolutely. Well, thank you so much, Dr. Siddiqui, for this informative presentation. I really appreciate your time. And thank you, everybody, for joining us today for this presentation on World Kidney Day. Thank you very much.